नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर। और आज हम मुग़ल बादशाह हुमायूं पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम बाबर पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा हम व्याख्या लेते हुए इसकी चल रहे हैं और मुख्य तथ्य जो हैं वही देख रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आते हैं। और अगर आप देखिए उज्जवल जी के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त होती रहे। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। और एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आप रीड की तैयारी जो है उसमें कर सकते हैं। मेथड्स करवाए जा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है आपको, और साथ ही जो रीड की एसएसटी है वो करवाई जा रही है। साइकोलॉजी की वीडियोस इसके अंतर्गत हैं, तो आप वो सब जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम हुमायूं। देखिए हुमायूं की बात करें सबसे पहले तो हुमायूं की अगर हम बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड सबसे पहले देखेंगे 1530 से लेकर 1556 ईस्वी। ठीक है, देखिए बाबर के 4 पुत्र हुए हैं। पहले सबसे बड़े जो थे वो हुमायूं थे, फिर कामरान, फिर अस्करी और फिर हिंदाल थे। हिंदाल का नाम वैसे कहते हैं मिर्ज़ा हिंदाल। ठीक है, देखिए हुमायूं जब बाबर जो है मरने वाले थे या बाबर जब जिंदा थे कह सकते हैं, उनकी इच्छा थी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सभी बच्चों को बराबर मिले। तो ये चीज़ उन्होंने हुमायूं को बताई। ठीक है, हुमायूं जो थे ये सबसे बड़े थे और जो हुमायूं थे वो मुग़ल शासकों में एकमात्र ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन जो किया है वो बराबर किया है, और जो कि उसकी असफलता का मुख्य कारण जो है इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, मतलब आप ये मान लीजिए ये एक दानी व्यक्ति था और इसकी जो दानशीलता है वही इसके लिए जो है इसके साम्राज्य का आप कह लीजिए या इसकी असफलता का जो कह लीजिए सबसे बड़ा कारण था। एक इसका चचेरा भाई भी था जिसका नाम था सुलेमान मिर्ज़ा। ठीक है, सुलेमान मिर्ज़ा ये इसका चचेरा भाई था। इसको भी इसने क्या किया था, खाली नहीं रखा। बदख्शां की जो जागीर थी वो सुलेमान को दे दी थी इसने। देखिए अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले अगर कामरान की बात करें तो कामरान को इसने दिया था काबुल और कंधार। ठीक है, अस्करी की बात करें तो इसको संभल का प्रदेश जो था वो दे दिया था। हिंदाल की अगर हम बात करें तो इसको मेवात का एरिया दे दिया था। मेवात आप समझते हैं ना, अलवर का एरिया वो हिंदाल को दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं। 4 पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। आगे इनके जन्म की बात करें हुमायूं की तो देखिए इनका जन्म हुआ है 6 मार्च 1508 ईस्वी में। अगर हुमायूं के हम पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा जो नाम था वो था नासुरुद्दीन। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद और हुमायूं। इनका पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को हुआ था। और इनकी जो माता थी उनका नाम था माहिम बेगम। देखिए 1506 में बाबर जो है माहिम बेगम से विवाह करते हैं और हुमायूं जो है इन्हीं की संतान थी। हुमायूं के अगर हम समकालीन शासकों की बात करें, बादशाहों की बात करें तो मुख्य रूप से एक तो थे गुजरात के बहादुर शाह, जो आपको याद होंगे आपके जब करमवती राखी भेजती है हुमायूं को चित्तौड़ की महारानी यानी कि राणा सांगा की वाइफ, तो उस समय ये गुजरात का बहादुर शाह था। और एक और अफगान शासक थे जिनसे इनके बहुत बार युद्ध हुए हैं, आगे हम पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी जो है वो और एक आपके बहादुर शाह गुजरात के, ये इनके कट्टर शासक हुए हैं और इन्होंने बहादुर शाह को भी हराया है, शेरशाह सूरी से हारे भी हैं और हराया भी है। देखिए अगर हम बात करें इनकी तो हुमायूं को वास्तव में जो कठिनाइयाँ थी ये अपने पिता की ही विरासत में मिली थी, क्योंकि आपने बाबर पहले पढ़ा है तो बाबर को कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। और मेन देखिए इसको कठिनाइयाँ तो चलो पिता से मिली थी, साथ में जो इसने अपने भाइयों को जागीरें जो हैं भेंट की थी उसकी वजह से क्या है, इसके जो भाई थे, इसके जो संबंधी थे, मिर्ज़ा लोग थे, ये सब जो है इन्होंने इसकी जो कठिनाइयाँ थी वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी। अब बात करते हैं इनके युद्ध की बात करें तो देखिए 1532 में हुमायूं जो है
चुनार बिहार पर आक्रमण करते हैं। चुनार का के किले में कौन होता है? शेर खां होता है। शेर खां मतलब शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी जो ये उपाधि धारण की है, ये इन्होंने जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं शेर खां, तब वो ये शेरशाह सूरी उपाधि धारण करते हैं। इससे पहले इनका नाम हम शेर खां ही लेंगे, ठीक है। तो चुनार यानी कि बिहार पर आक्रमण किया था। शेर खां को ये क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। और शेर खां जो होता है वो हुमायूं की अधीनता को स्वीकार भी कर लेता है। देखिए हुमायूं की जो सबसे बड़ी कठिनाई थी ना, वो कौन थे? वो थे अफगान। शेर खान कौन था? शेरशाह सूरी कौन था? अफगान था। इससे पहले और भी जो अफगान आए हैं वो इनकी सबसे बड़ी कठिनाइयां रही हैं हुमायूं की, जो मुगलों को भारत से खदेड़ने का लगातार प्रयास कर रहे थे। क्योंकि इससे पहले जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, लोदियों की बात करते हैं, तो लोदी भी क्या थे? अफगान थे। तो ये भारत को मुगलों को भारत से खदेड़ने की लगातार कोशिशें कर रहे थे अफगान। अब आगे हम बात करेंगे 1535 ईस्वी की। इसमें क्या होता है? हुमायूं जो है बहादुर शाह को पराजित कर देता है। देखिए कुछ इतिहासकार हुमायूं की असफलता का एक कारण उसकी व्यक्तिगत दुर्बलता मानते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत दुर्बलता को मानते हैं। इस संदर्भ में अगर हम लेनपुल की बात करें, लेनपुल का नाम आपने सुना होगा, बाद में मैं इनकी बात बताऊंगी। जब ये इनकी डेथ होती है तो ये बोलते हैं कि लड़खड़ाते हुए ही वो आए थे और लड़खड़ाते चले गए, तो ये वही लेनपुल है। ये क्या कहते हैं कि हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर लेकिन विवेक रहित दयालुता थी। क्या थी? सुंदर थी उसकी दयालुता, लेकिन विवेक रहित थी, मतलब जिसको जी किया उसको दे दिया कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये दानशील बहुत था और यही इसकी असफलता का एक कारण रह गया। आगे देखिए अब ये क्या करता है? चुनार पर दूसरी बार फिर इसको आक्रमण करता है, क्योंकि शेर खां जो है वापस से किले पर आ जाता है। तो ये हुमायूं क्या करता है 1538 में, क्योंकि 1532 में पहले ये चुनार पर आक्रमण करता है, शेर खां को अधीनता जो है शेर खां स्वीकार कर लेता है। अब 1538 में इसको लगता है ये शेर खां फिर दिक्कतें खड़ी कर रहा है, तो हुमायूं क्या करता है? चुनार पर फिर आक्रमण करता है और जो शेर खां की सेना है उसको पराजित कर लेता है। और अब क्या करता है? इस बार वो जो चुनार का किला है उस पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। आगे देखिए हुमायूं ने अपने निर्वासन काल के समय मारवाड़ के राव मालदेव से मदद प्राप्त करने की कोशिश की थी, पर जो मदद है परंतु वो मदद मिली नहीं थी। देखिए क्योंकि उस समय देखिए पहले भी राव मालदेव इसकी मदद कर चुके होते हैं, लेकिन इस टाइम पे जब इसका निर्वासन काल आता है, जब इसको क्या कहते हैं आप, शेरशाह हरा देता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि राव मालदेव इसकी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। शेरशाह का जो दबाव है वो दिखाई दे रहा होता है सभी को, चाहे वो राजपूत शासक हैं, चाहे आप गुजरात के शासक बात करें, किसी को भी बात करें, तो वो शेरशाह सूरी से डर रहे होते हैं, शेर खान से डर रहे होते हैं। दरअसल क्या होता है 1534 ईस्वी में, अच्छा क्यों परिस्थितियां क्यों चेंज हो गई थी? क्योंकि देखिए 1534 में क्या होता है, शेरशाह सूरजगढ़ को जीत लेता है, ठीक है, सूरजगढ़ को जीत लेता है। फिर 1536 में ये क्या करता है? बंगाल को जीत लेता है और बंगाल का जो शासक होता है वो इसको 13 लाख दिनार जो है वो देता है, ठीक है। इसकी वजह से शेरशाह की जो शक्ति होती है, शेरशाह का जो सम्मान होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फिर चौसा के युद्ध में क्या होता है? वो हुमायूं को हरा देता है। ये सारी परिस्थितियां जो हैं हुमायूं के उल्ट होती हैं, ठीक है, इसीलिए मालदेव जो है इसकी हेल्प नहीं करता। आगे देखिए अपने निर्वासन काल के दौरान 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। हमीदा बानो बेगम को आगे चलकर अकबर जैसे महान पुत्र की प्राप्ति हुई। यही हमीदा बानो है जिससे आगे चलकर अकबर जो है वो पैदा होते हैं। दरअसल क्या होता है कि हुमायूं भारत से जब वो जाता है पश्चिम की ओर, इससे हेल्प मांगने के लिए मालदेव से, मालदेव उसकी सहायता नहीं करता, वो फारस की ओर चला जाता है। फिर उसका भाई उसको मिलता है वहाँ पर, हिंदाल, इसका भाई था ना हिंदाल, वो इसको मिलता है। और हिंदाल कौन था? जिसको मेवात की इसने जागीर दी थी, तो पहले ये उसके पास जाता है, फिर ये हिंदाल से मिलता है। और हिंदाल का एक गुरु होता है, हिंदाल का जो गुरु होता है उसका नाम होता है मीर अली, वैसे इसको कहते हैं अली बाबा, ठीक है। मीर अली जो होता है इसकी एक बेटी होती है हमीदा बानो, तो दोनों का जो विवाह है वो कर दिया जाता है 29 अगस्त को।
1541 को। 1541 29 अगस्त को इसका विवाह हो जाता है। और हुमायूं जो है, जो कि इसका जो गुरु होता है, यानी कि इसका जो ससुर होता है, वो शिया मत को मानने वाला होता है और हिंदाल भी शिया मत को मानने वाला होता है। तो ये शिया धर्म जो है अपना लेता है। सुन्नी से, कट्टर सुन्नी से फिर ये शिया में चेंज हो जाता है। और वैसे भी ये जो है शिया लोग कैसे होते हैं, थोड़े दानशील टाइप के होते हैं। और ये भी कैसा है, इसका व्यक्तित्व भी कैसा है, थोड़ा सा दानशील है। देखिए चौसा का युद्ध, अगर हम चौसा के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी में। और ये चौसा कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। देखिए इस युद्ध में हुमायूं को शेर खां जो है वो पराजित कर देता है। हुमायूं जब पराजित हो जाता है तो ये क्या है, अपने घोड़े सहित भाग रहा होता है और पीछे से शेर खान की सेना, शेर खान आ रहे होते हैं। तो ये गंगा नदी में गलती से कूद जाता है घोड़े सहित ही। तो वहाँ पर एक भिश्ती होता है या चिश्ती कह लीजिए, उसका नाम होता है निज़ाम रुक्का। निज़ाम रुक्का जो होता है वो इसकी जान बचा लेता है। और हुमायूं देखिए कितना दानशील है, हुमायूं क्या करता है, अपनी जान बचाने के एवज में ये जो निज़ाम रुक्का है इसको एक दिन का मुगल सम्राट बना देता है। और ये देखिए ये व्यक्ति कैसा था, ये भिश्ती था। तो ये क्या करता है, एक दिन का बादशाह बनने के बाद वो चमड़े के सिक्के चलाता है। कौन, निज़ाम रुक्का। तो आपको अगर प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे, तो निज़ाम रुक्का ने जो है चमड़े के सिक्के चलाए थे। आगे देखिए कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये कब होता है, ये होता है 17 मई 1540 को। ये काफ़ी जो है फेमस है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। देखिए हिंदुस्तान की जो सत्ता है किसके हाथ में आ गई, एक बार फिर अफगानों के हाथ में आ गई। अब एक बार फिर हम क्यों कह रहे हैं वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए जब हुमायूं चौसा के युद्ध के बाद जान बचाकर आगरा भाग आता है तो शेरशाह सूरी क्या करता है, वो रुकता नहीं है, वो उसका पीछा करता रहता है क्योंकि उसको दिल्ली की गद्दी प्राप्त करनी थी। और आगरा की तरफ वो अपना रुख कर लेता है हुमायूं के पीछे। जब हुमायूं को पता चलता है कि शेरशाह मेरे पीछे आगरा तक आ गया है तो वो क्या करता है, अपनी बची खुची सेना लेकर कन्नौज के निकट, ये जो बिलग्राम है या कन्नौज है, यहाँ पर पहुंच जाता है। और परिणाम क्या होता है, हुमायूं हार जाता है और ये कहाँ की तरफ भाग जाता है, मारवाड़ की तरफ भाग जाता है। वही जो मैंने बात की कि मालदेव ने उसकी सहायता नहीं की। मारवाड़ से जब सहायता नहीं मिलती उसको, मालदेव से सहायता नहीं मिलती, मारवाड़ से सहायता नहीं मिलती मतलब, तो वो कहाँ भाग जाता है, वो फारस की तरफ भाग जाता है। और फिर बाद में हमीदा बानो बेगम से विवाह होता है। देखिए ध्यान रहे कि दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने दूसरा अफगान राज्य स्थापित किया है। अभी अगर पहले की बात करें, पहला किसने किया था, अभी हमने बात की थी दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश था, लोधी वंश का कौन था, बहलोल लोधी, उसने सबसे पहली बार अफगान शासन स्थापित किया है। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी, तो देखिए बहलोल लोधी ने की है। और दूसरे अफगान राज्य की स्थापना किसने की है, तो शेरशाह सूरी ने की है। आगे देखिए आता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये कहाँ पड़ता है, ये लुधियाना के उस साइड में पड़ता है, पंजाब में, ठीक है। तो 15 मई, शायद लुधियाना को ही आप देख लीजिएगा एक बार, मच्छीवाड़ा शायद लुधियाना का ही पुराना नाम है या उसके आसपास का एरिया। तो 15 मई 1555 ईस्वी को क्या होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और बैराम खान और जो कामरान कौन है, कामरान वही तो है हुमायूं का भाई, जो काबुल और कंधार पर शासन कर रहा था। अब क्या है, कामरान जो है वो इसकी हेल्प करता है बैराम खान, और कामरान की मदद से हुमायूं क्या करता है, इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में जीत जाता है, ठीक है, अधिकार कर लेता है पंजाब में। देखिए हुमायूं ने ईरान का शासक जो था, एक शासक था ईरान का शाह तहमस्प, क्या नाम था, शाह तहमस्प, इसकी मदद से ये क्या करता है, 1545 ईस्वी में काबुल और कंधार को जीत जाता है। जब देखिए अच्छा आपको ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। अब पहले तो कामरान ने हेल्प नहीं की, अब क्यों मदद की है, क्योंकि देखिए शाह तहमस्प ईरान का शासक होता है, उसकी मदद से 1545 में जो आपकी हुमायूं है ये क्या करता है, ये काबुल को जीत जाता है और साथ में किसको जीत जाता है, कांधार को जीत जाता है। काबुल और कांधार को ये जीत जाता है हुमायूं, किसकी मदद से, ईरान के शासक की मदद से 1545 में। तो अब कामरान को भी लगने लगा है कि अब क्या है, अगर मैं इसकी हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि शायद ये दिल्ली का शासन जो है वापस से प्राप्त कर ले। तो अब क्या होता है, मच्छीवाड़ा के युद्ध में ये इसकी हेल्प करता है। और बैराम खान आप जानते ही हैं, उसका आपके अकबर का संरक्षक था और इसने बड़ी हेल्प की थी, सेनापति था इस हुमायूं का। तो ये जो है
इन दोनों की हेल्प से मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत जाता है। आगे आता है बठिंडा का युद्ध या सरहिंद का युद्ध। बठिंडा ये भी पंजाब में पड़ता है, सरहिंद कहते थे बठिंडा को पहले। तो 22 जून 1555 ईस्वी में ये युद्ध होता है, ठीक है। 15 मई 1555 को तो मच्छीवाड़ा का हुआ है, जस्ट थोड़े टाइम बाद ही महीना भर होता है तो ये सरहिंद का युद्ध हो जाता है। हुमायूं ने अफगान नेता सिकंदर सूरी को पराजित किया। अब ये सिकंदर कौन है? सूरी। देखिए शेरशाह मर चुके हैं, जब उसको पता लगा शेरशाह मर गया, अब मैं गद्दी पर बैठ सकता हूँ, क्योंकि सिकंदर सूरी इतना ताकतवर नहीं था। तो सिकंदर सूरी को ये पराजित कर देता है हुमायूं। इस युद्ध में विजय के बाद हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इस तरह मुगल शासक हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पर 2 बार शासन करते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मुगल शासक है जो दिल्ली की गद्दी पर 2 बार बैठा था, तो हुमायूं बैठा था। अच्छा, अब ये कैसे जीत गया भाई? अभी तक तो हार रहा था। पहले मच्छीवाड़ा का तो युद्ध जीता अपने भाई और बैराम खान की मदद से, और ये जो युद्ध है सरहिंद का युद्ध, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? तो देखिए ये युद्ध जो लड़ता है, कौन लड़ता है? अकबर लड़ता है, बैराम खान लड़ता है। और अकबर की एज बहुत थोड़ी होती है और बहुत कम होती है, लेकिन वो अपनी वीरता का इस प्रकार से इस युद्ध में प्रदर्शन करता है कि सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो सरहिंद का युद्ध था जिसमें अकबर जो है बैराम खान के साथ लड़ता है और अपने पिता को गद्दी पर वापस बिठाता है, ठीक है। देखिए जनवरी 1556 की अगर बात करें तो दिल्ली में स्थित जो दीनपनाह भवन होता है, उस जो शेरमंडल पुस्तकालय, शेरमंडल पुस्तकालय किसने बनाया था? शेरमंडल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शेरशाह सूरी ने ये जो दीनपनाह भवन है ये बनाया था, और इसको चेंज किया था पुस्तकालय में किसने? हुमायूं ने, क्योंकि हुमायूं पढ़ने का बड़ा शौकीन था। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु जो है वो हो जाती है 1556 में। लेनपोल हुमायूं पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसने अपनी जान दे दी, ठीक है। अबुल फजल जो है वो हुमायूं को इंसान एक कामिल कहते हैं। इंसान एक कामिल कौन कहता है? तो वो अबुल फजल कहता है। भारत का ये पहला मुस्लिम बादशाह था। कौन? हुमायूं, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था। कैसे? देखिए ये हुमायूं जो था ये हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन ये कपड़े अलग अलग पहनता था, लेकिन खास तौर पे एतवार को, इतवार को, शनिवार को और सोमवार को ये कपड़े जो हैं ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग पहनता था। इतवार को तो पीले पहनता था क्योंकि सूर्य देवता की वजह से, शनिवार को काले पहनता था शनि देवता की वजह से, और सोमवार को सफ़ेद पहनता था। और ये अफीम का बड़ा शौकीन था, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। हुमायूं ने दिल्ली में तबल ए अदल स्थापित किया था। तबल ए अदल यानी कि न्याय का ढोल स्थापित किया था। मतलब उस ढोल को बजा दीजिए तो आपको न्याय जो है वो प्राप्त हो जाएगा। मतलब हुमायूं जो है इसने न्याय का ढोल स्थापित किया था, जिस तरह से जहांगीर ने जो जंजीर वो की थी, ठीक है, स्थापित। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इसकी पत्नी थी एक हाजी बेगम। जो हाजी बेगम थी ना, इसने इसके मरने के बाद जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में स्थापित किया है, जिसकी आपको इमेज दिख जाएगी इसी वीडियो के जो मेन आप थंबनेल देखेंगे यूट्यूब का इस हुमायूं की वीडियो का, तो उसमें जो थंबनेल है वो क्या है? हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। और ये ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है क्योंकि बहुत खूबसूरत है, दिल्ली में है। मकबरे का ये जो मकबरा है हुमायूं का, इसका प्रधान अगर कारीगर देखें तो वो बहुत बार पूछा जाता है, मीरक मिर्जा गियास। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये जो हुमायूं का मकबरा है इसके प्रधान कारीगर या मिस्त्री कौन थे, तो मीरक मिर्जा गियास थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने एक मित्र में शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।